एवरीवन, आज हम सीटेट में हिंदी का पेपर जो आता है उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे एक मॉडल पेपर से। तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। गद्यांश आता है, गद्यांश से पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आइए देखते हैं गद्यांश पहले। देश का 60% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68% क्षेत्र में सूखे की आशंका मंडराती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है, बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को क्षति पहुँचती है। यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी होती है, नहीं दिखाई देती है। क्या है कि यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जन धन में क्षति की कमी होती नहीं दिखाई देती है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों, उनके शमन और बचाव पर जोर दिया जाता है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बटाते हैं। उनकी भूमिकाएं और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और सहायक होती हैं और इसके लिए इन गतिविधियों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कौन से बनते हैं। आप लोग गद्यांश को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न आपको अपने आप आ जाएंगे। देखिए कौन सा प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये सही है। भारत की अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है। भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है। या फिर दूसरा देखते हैं, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है। तो इसमें क्या देखना था, पहले एक बार प्रश्न देख लेते हैं। सत्य नहीं है, क्या पूछा गया था? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके लिए देखेंगे तो आपका पहला भी सही है। दूसरा जो है, भारत में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती, शिकार होता है भारत, ये भी सही है। तीसरा भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। देखिए इन विकल्पों में कथन जो सत्य नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है, क्योंकि गद्यांश में दिया गया है ऊपर कि वैज्ञानिक एवं भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती। गद्यांश में ऊपर ही दिया गया, आप पढ़ेंगे उसमें से तो वो लाइन आपको मिल जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है। समन्वय का अर्थ है संयोग, समान, समानता, मिलावटी। क्या है संयोग का अर्थ? समन्वय का अर्थ होता है संयोग होता है। गद्यांश में समन्वय का उपयोग आपदा प्रबंधन के प्रशासनिक, वैज्ञानिक, योजनाकार एवं स्वयंसेवक के आपसी सहयोग से संबंधित है। ये समन्वय शब्द जो दिया गया है ये इन लोगों से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? केवल विज्ञान के क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए, या फिर आर्थिक क्षेत्र में, या केवल राजनीतिक क्षेत्र में, या इन सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इनको इस क्षेत्र में भी अपनाना चाहिए, इसमें भी अपनाना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनाना चाहिए। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इनको अपनाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका इन सभी क्षेत्रों में, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया? अब देखिए, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, क्योंकि आपदा से जनधन की क्षति में कमी आई है, क्योंकि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया गया है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले देख लीजिए कि जो गद्यांश दिया है उसमें उसके अनुसार भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए हैं, जिससे आपदाओं से निपटने की तैयारियों और शमन और बचाव को अधिक जोर दिया जा सके, इसलिए इसमें बताया गया ऐसा गद्यांश में। अतः दृष्टिकोण के परिवर्तन विकास प्रक्रियाओं में आपदा शमन को उचित स्थान देने के उद्देश्य से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। अब इसका देखते हैं अगला प्रश्न। इसका प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, या विकास प्रक्रिया। अब इसमें देखिए आपका प्राकृतिक आपदा नहीं, आपदा प्रबंधन, आपका ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आपदा प्रबंधन। अगला देख लेते हैं। अब क्यों हो जाएगा? देखिए गद्यांश में आपदा प्रबंधन की बृहद रूप से व्याख्या की गई है। पूरा गद्यांश जो है आपदा प्रबंधन से ही संबंधित है, इसलिए इसका शीर्षक जो है आपदा प्रबंधन ही हो सकता है। इसीलिए 4 ऑप्शन मैंने सही किया था। 4 नहीं, ये सेकंड वाला दूसरा ऑप्शन सही किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वानुमान का संधि विच्छेद है। पूर्वधन अनुमान, पूर्वाधन अनुमान, पूर्वधन अनुमान, पूर्वाधन अनुमान, ये चारों दिया गया है। इसमें देखिए पूर्वधन अनुमान, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्वधन अनुमान। और इसमें क्या है? आ और आ, पूर्व का आ प्लस आ मिलकर आ बना है, हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ हो जाएगा, दोनों का दीर्घ हो जाएगा, इसलिए जो इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पूर्वधन अनुमान। दृष्टिकोण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है। देखिए तत्पुरुष समास पहले देख लेते हैं। क्योंकि इसका जो है पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसमें क्या दिया गया? दृष्टिकोण। आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसमें दृष्टिकोण में यही है, पूर्व पद गौड़ है और उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसमें तत्पुरुष अलंकार हो जाए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाथ बटाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ बटाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ विभाजित करना, हाथ लेना, सहयोग करना, मेल खाना। अब देखिए हाथ बटाने का अर्थ होता है क्या? सहयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। वंचित का तात्पर्य है हीन, दलित, निम्न, मुक्त। वंचित का तात्पर्य है हीन, किसी चीज से दूर रहने वाला हीन व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वंचित शब्द का अर्थ किसी चीज या वस्तु के न होने से होता है। अब गद्यांश में क्या दिया गया है? गद्यांश के अनुसार है वंचित शब्द का तात्पर्य हीन से है, जैसे किसी कार्य या प्रसंग आदि से अलग किया हुआ।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पद्यांश आ जाता है इसके बाद। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए काव्य क्या है, काव्यांश क्या है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, सुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये देखिए, ये तो पद्यांश था। इससे प्रश्न कौन से बन रहे हैं, देखिए गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। गहरी नींद में होकर सोने का मतलब है चिंता युक्त होकर सोना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना या फिर बेखबर होना। गहरी नींद में कौन सोएगा, जो बेखबर हो जाएगा। तो क्या है ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका बेखबर होना सही है। अब देखिए गहरी नींद सोने का तो बेखबर होना है, और इन बेखबर लोगों को ही कवि गीत गाकर जगाने के लिए आ रहा है। इसमें कवि कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें गहरी नींद में सोने नहीं दूंगा, बेखबर नहीं रहने दूंगा, गीत गाकर मैं तुमको जगाने के लिए आ रहा हूं। तो ये आपका बेखबर होना यही सही है। दूसरा देखिए, कवि लोगों को कहीं न जाने देगा। कहीं जाने से क्या तात्पर्य होगा इसका, पतन की राह पर, पाताल में, गहराई में, अतल में, जहां सूर्यास्त होता है, यहां सब कहाँ, मतलब कहाँ नहीं जाने देगा। ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब इसमें देखते हैं कौन सा होगा, किस राह पर, पतन की राह पर। कभी जो है इनको पतन की राह पर नहीं जाने देगा, और ये पाताल, अतल और सूर्यास्त ये सब गलत है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कविता के माध्यम से लोगों को जगाने आ रहा है और उनको पता है पतन की राह पर नहीं जाने देगा। अगला देखते हैं, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, या फिर जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। किसको जगाने के लिए आ रहा है, तो किसको संबोधित कर रहा है, तो कभी ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन के कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ये सही हो जाएगा। कभी लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं। अब कभी जगाना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्यों जगाना चाह रहे हैं। कभी जो है देखिए पद्यांश के अनुसार कभी लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ऑप्शन नंबर 4 इसका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि गीत सुनाने के लिए नहीं, दायित्व देने के लिए, ऐसा सब करने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है कि मनुष्यों में गतिशीलता आ जाए और वे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ऐसा करने के लिए, वो जगाने के लिए, मतलब उनको संबोधित कर रहा है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें देखिए अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा में कौन सा अलंकार है। अब आ वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और तो कोई अलंकार है नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, जागृति, कोलाहल या फिर आकाश। अब देखिए इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है मनुष्यों में गतिशीलता लाने तथा उनको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जागृत कर रहा है। तो इसका शीर्षक हम क्या कर सकते हैं, जागृति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जागृति, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो पद्यांश से या गद्यांश से संबंधित नहीं है। अब कौशल से संबंधित प्रश्न इसमें है, इसको देखते हैं। श्रवण कौशल, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है।
श्रुत सामग्री के विशेष महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों एवं मनोभावों तथा तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, यह विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, या फिर छात्रों की साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, या उपरोक्त सभी। अब देखिए प्रश्न क्या था, श्रवण शिक्षण कौशल के उद्देश्य, श्रवण शिक्षण कौशल का उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों में देखिए श्रवण कौशल के लिए श्रुत सामग्री और मर्मस्पर्शी विचारों भाव तथ्यों को चयन करना भी जरूरी होता है, और ये भी जरूरी होता है। सेकंड ऑप्शन शुद्ध उच्चारण और प्रवाह लय गति के साथ होना ही चाहिए, ये भी चाहिए, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए, अच्छी बातों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। से मात्रा ज़्यादा लग गई है एक निराकरण में, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य होता है, उद्देश्य अथवा अर्थ शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों एवं दोषों का पता लगाकर उन कठिनाइयों और दोषों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाना। क्या होता है कि बालकों में कठिनाइयों और दोषों का पता लगाया जाए और उन कठिनाइयों और दोषों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य करना, यही होता है शैक्षिक उपचार। उनकी कमियों को पता लगाया जाए और पता लगाने के बाद उनका उपचार किया जाए। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, शैक्षिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जाती है? गहन पठन की विशेषता मानी जाती है कौन सी? प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना, सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना, सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री की तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। अब देखिए कौन सा सही हो जाएगा। गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है कि प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। गहन पठन में पाठक जो होता है उस पाठक द्वारा विषय वस्तु की गहराइयों से अध्ययन किया जाता है। इसमें पठन करने वाला भाव के साथ पूर्ण तादात्म्य कर लेता है। गहन पठन को उच्च स्तरीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, परंतु इसका अभ्यास छात्रों को छोटे जब होते हैं, जब प्राथमिक स्तर पर होते हैं, तभी कराया जा सकता है कि बच्चे जो है प्रवाहपूर्ण पढ़ने का अभ्यास करें और पाठ्य सामग्रियों को अच्छी बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को अपने रूटीन में शामिल करें, पढ़ें। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? रोजमर्रा के कार्यकलापों में बहुत मौखिक भाषा, ये भाषा हो गया, भाषा है प्रयुक्त होती है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही विचारों के आदान प्रदान में सहायक न हो। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। कौन सा सही हो? क्वेश्चन पहले फिर से देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही विचारों के आदान प्रदान में सहायक न हो। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के मुख्य रूप से डैश 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 पर बल देता है।
किस पे बल देता है? तो बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है, या बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है, या फिर बच्चे का मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देता है, या फिर कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर बल देता है। तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे के व्यवहार के सतत अवलोकन करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी होता है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या फिर बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? प्रश्न क्या था इसका? कौन सा कथन उचित है? इसका ये 4 ऑप्शन। चारों कौशल जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। चारों कौशलों का विकास होना चाहिए, किसी एक कौशल को आगे बढ़ा के हम नहीं बढ़ सकते आगे। अगला देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, बच्चों को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करके। अब देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा के शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे? छात्रों को परस्पर अधिक बात करने का अवसर देंगे। उन्हें भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीख और समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। वे हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। यह हिंदी बहुत कठिन भाषा है। अब देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए वे बच्चे जो है हिंदी को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षक और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? सभी के लिए भाषा होनी चाहिए, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। किस पर बल देती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? तो इसमें आपका ये बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, इस पर इन्होंने बल दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे आकलन की एक गतिविधि दी गई है। दी गई पाठ्य सामग्री को आधार बनाकर 100 शब्दों से कम उत्तर दें। आपको कहानी का कौन सा भाग प्रिय लगा? अब देखिए, यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते? इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाई कौशलों की जांच हो रही है? या फिर कहानी के मुख्य विचार की पहचान, लेखक की विचारधारा को साझा करना, अपना विचार प्रस्तुत करना, अपना विमर्श देना, रचनात्मक लेखन। कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, दी गई आकलन की गतिविधि अपना विमर्श विचार प्रस्तुत करना और भाषाई कौशलों की जांच करना है। कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा तथा यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार की प्रक्रिया देते? इन दोनों प्रश्नों में विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के विचार ही प्रस्तुत करेगा। इससे उसके विचार एवं तर्क के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न किए जाते हैं बच्चों से तो बच्चे अपने ही विचार प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप करेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके।
अब देखिए पठन कुशलता के लिए क्या करना चाहिए पड़ेगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल जो होता है पठन कौशल कहलाएगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल होगा। इसके मूल्यांकन के लिए बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उनके उच्चारण की जांच हो सके और बच्चों की गलतियों का भी पता लग सके, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये अगला देखते हैं। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जो बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। उनसे कहा कि एक वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकालें और दूसरे को भी दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? बोलना या सुनना, जोड़े में कार्य, भाषा का प्रयोग, सोच कर लिखा गया संलेख, क्या कहा जाएगा? अब आइए इसका देखते हैं कौन सा प्रश्न क्या है। अच्छा, समाधान खोजने, जोड़े में समाधान खोजने के लिए इसको कहा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। सोच कर लिखा गया संलेख, थिंक अलाइड प्रोटोकॉल। एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 मतलब 200 से 250 शब्दों के और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? देखिए जब 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली 200-250 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसको कहा जाता है टेलीग्राफिक भाषा। अब टेलीग्राफिक भाषा भाषा अधिग्रहण का एक चरण है जो बच्चे में दूसरे वर्ष से दिखाई देता है। टेलीग्राफिक भाषा मतलब कि पहला ही ऑप्शन सही है और ये इसका जो है प्रभाव बच्चों में कब से दिखाई देने लगता है? दूसरे वर्ष में ही दिखाई देने लगता है। अगला देखते हैं। भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का या उपरोक्त सभी। अब देखिए भाषा कौशल बातचीत के वार्तालाप के द्वारा जो है बच्चों में क्या होगा? इन सभी चीजों का विकास होगा, अर्थात ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? अनुमान लगाना, पठन और बारीकी से देखना, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। अब देखिए पहला या दूसरा तीसरा इस तरह से दिया गया। इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, आप खोजिए इसमें से। देखिए एक बार देखिए विद्यार्थियों में जो निष्कर्ष निकालने के कौशल पर विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है वो पठन और बारीकी से देखना, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, अनुमान लगाना। किसी भी विषय के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उसके विषय को पढ़ने के साथ उसके बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उसमें मुख्य बिंदुओं की पहचान की जाती है, फिर निष्कर्ष के लिए अनुमान लगाया जाता है और अनुमान ही विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है, ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।